देखो बच्चा, हम लोग हिंदी में अव्यय पढ़ रहे हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं और उसके अंतर्गत हम पहला वीडियो आपको देख चुके हैं और उसमें हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। ठीक है। अव्यय की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो अव्यय होता है इसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग या वचन या फिर विभक्ति के आधार पर आ जाने से, ठीक है, उन शब्दों में जरा भी बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पहले वीडियो में पूरी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इसके प्रकार पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार के होते हैं अव्यय। तो 4 प्रकार के थे, आपको याद होगा। पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा जो था संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय बोल दो, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अगला जो था वो समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट वाला जो था विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो ये 4 प्रकार के अवयव हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें बताया था कि जो क्रिया विशेषण वाला है इसको नहीं लिया जाता है अव्यय के अंतर्गत। ठीक है, 3 याद रखना है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन अगर कुल पूछ दे तो 4, जिसमें हम आपको क्रिया विशेषण के बारे में पूरा बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक। ये वास्तव में अंग्रेजी के क्या है, कुछ नहीं है। क्रिया विशेषण ये है एडवर्ब है, संबंध बोधक ये प्रीपोजिशन है, समुच्चय बोधक ये कंजक्शन और ये इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है वहाँ पे। उसी तरीके से हिंदी के ही ये सब है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो, उसी तरीके से हिंदी में भी ये पार्ट ऑफ स्पीच चलती है, जिसमें विकारी और अविकारी शब्दों को अगर मिला दिया जाए, अविकारी विकारी को मिला दिया जाए तो वो अंग्रेजी हिंदी की पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो वही है ये चीज़ें, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें प्रकार बहुत सारे हैं, इतने सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाते हैं। विकारी शब्द या अविकारी शब्द जो हैं ये थोड़े से कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय, अर्थात हम लोग इसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। बस वही है और कुछ नहीं है, यहाँ पर आप ये समझेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जैसे अंग्रेजी में ऑन, अपॉन, अंडर, ठीक है, ये सब होती है कि नहीं, उसी तरीके से यह प्रीपोजिशन हिंदी की हैं सारी। ठीक है, लेकिन इसमें अंग्रेजी में इतना बांट करके नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदी में इनको बहुत तरीके से बांट करके पढ़ाया जाता है, इसीलिए थोड़ी सी ये कठिन हो जाती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ लेंगे, अपना धीरे धीरे अपना याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करने वाले अव्यय शब्दों को ही हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा मेज की संज्ञा है, मेज है, पुस्तक रख दो, पुस्तक रख दो, रख दो। सेंटेंस कैसा लग रहा है? अधूरा लग रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसी में कह दें मेज पर, ये देखो ये मेज है, ये संज्ञा है और ये पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य है। तो इसको, ये संज्ञा को इस वाक्य से जोड़ने के लिए, ठीक है, इसका संबंध प्रकट करने के लिए एक शब्द आया मेज पर। ठीक है, क्या आया? मेज पर। तो मेज पर पुस्तक रख दो, तो ये संज्ञा को इस सेंटेंस से, इस वाक्य से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो शब्द आया है वही क्या कहलाता है? संबंध बोधक। नाम है, संबंध स्थापित कर रहा है किसका? संज्ञा का इस बचे हुए वाक्य के साथ। ठीक है, तो संज्ञा का या सर्वनाम का बचे हुए वाक्य के साथ संबंध स्थापित करने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय, अर्थात अंग्रेजी में प्रीपोजिशन। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखोगे। उसके बाद और एक बता दें, मान लो, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए। जैसे यहाँ देखो, गुरु जी के साथ, यहाँ ये के साथ आया शब्द। ठीक है, गुरु जी के साथ शिष्य भी आएंगे, आगे के हटाओ, ये गुरु जी का है संज्ञा। ठीक है, ये बाकी वाला सेंटेंस है, तो इसके साथ जोड़ रहा है संबंध, तो गुरु जी ये जोड़ रहा है, के साथ जोड़ रहा है कि नहीं? आगे देखो, राजनेता के पीछे चापलूस चल रहे हैं, तो यहाँ पर के पीछे हो जाएगा। माँ के बिना, अंग्रेजी में बिना के लिए, के बिना के लिए क्या लगाते हो? विदाउट। ठीक है, हैदराबाद के निकट,
ठीक है, के निकट, हैदराबाद के निकट गोलकुंडा है। फिर किताब मेज पर रख दो, किताब मेज पर, ये मेज है, संज्ञा है, पर रख दो, ये तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। यानी जितने भी वो सेंटेंस आएंगे, ठीक है, जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम को किसी सेंटेंस के द्वारा जोड़ करके उसका संबंध पूरा कर रहे हैं, वही संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बात समझ में आई? इतने उदाहरणों के द्वारा ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध बिल्कुल सरल सा है, अंग्रेजी का जैसे प्रीपोजिशन है वैसे ही हिंदी में वो प्रीपोजिशन चलती है, संबंध बोधक, ठीक है। अब हम ये देखेंगे संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं। तो इसके भेद के आधार जो है 3 है, मतलब 3 आधार पर हम लोग हिंदी में बांट करके पढ़ते हैं, जबकि अंग्रेजी में आपको ऐसे कुछ बांट करके नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्ट बस प्रीपोजिशंस पढ़ा दी जाती है, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। लेकिन हिंदी में आपको ये बांट करके पढ़ाई जाती हैं। तो 3 आधार पर इनको विभाजित किया जाता है, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर। यानी आप ऐसे याद कर लेंगे, 3 आधारों पर इनको हम बांट करके पढ़ते हैं, पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो कितने आधार पर बांट करके पढ़ते हैं? 3, अर्थ के, प्रयोग के, उत्पत्ति के, ठीक है। तो पहला हम लोग प्रयोग के आधार पर बांट करके पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर जब बांट करके पढ़ेंगे तो प्रयोग के आधार पर ये जो संबंध बोधक अवयव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव कितने प्रकार के? 2। कौन कौन सा है? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी याद रखिए, संबंध संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, इसमें याद रखेंगे कि इसमें संज्ञा के तुरंत बाद विभक्ति आ जाती है। क्या आती है? संज्ञा के तुरंत बाद विभक्ति आ जाती है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि जब भी इसमें संबंध बोधक अवयव आएगा, इसमें संबद्ध संबंध बोधक अवयव में जब भी इसमें ये आएगा, क्या बेटा आएगा, संबद्ध बोधक अवयव अगर आएगा तो होगा क्या, उससे पहले वाला जो नाउन होगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ होगा। क्या नहीं हुआ होगा? नाउन, नाउन यानी संज्ञा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ होगा। देखो अभी समझाते हैं तब समझ में आएगा। संबद्ध संबंध बोधक अवयव लिखा, संज्ञा की विभक्तियों के पश्चात आने वाले संबंध बोधक शब्दों को संबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। कैसे? देखो इसमें लिखा हुआ पाउडर, तो पाउडर है, ये संज्ञा हो गई। एक के बाद फिर क्या होगी, विभक्ति आ गई, देखो के, तो विभक्ति के बाद आया है, देखो ये के साथ, के ये विभक्ति है। नहीं समझ पाए? हमने क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम की विभक्ति के बाद जो शब्द आ रहा है जो कि इस संज्ञा को इस सेंटेंस के साथ संबंधित कर रहा है, तो ये तुम्हारा संबद्ध बोधक है। कौन सा है? संबद्ध संबद्ध बोधक अव्यय है, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो घी के यहाँ विभक्ति आई है और उसके बाद बिना आया है। अब देखो यहाँ कुरुक्षेत्र से, ये विभक्ति आई है, से दूर है, कुरुक्षेत्र से जालंधर दूर है, इसमें नहीं दिया है, कुरुक्षेत्र से जालंधर दूर है, इसमें ऐसा नहीं दिया है कुछ, इसमें तो इसी टाइप के दे दिया। इसके अलावा इसमें ऐसे दे दिया, तो इसमें के, से, बिना, के साथ। इसके अलावा और पहचानने का एक तरीका क्या है इसमें कि संबंध संबंध बोधक वाला हो जाएगा। जैसे नीचे अगर असंबंध संबंध बोधक वाले में बताएं तो इसमें संज्ञा के बदले हुए रूपों के पश्चात आने वाले संबंध बोधक शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसे यहाँ पर देखो, हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, अगर देखो कि मजदूरों तक सीढ़ियाँ भेजो, तो तक यहाँ पर आया है संबंध बोधक अव्यय। तो तक के पहले कोई विभक्ति आई है क्या? नहीं। इसके साथ ही साथ क्या है, आप यहाँ पे देखोगे जो नाउन है वो बदला हुआ है, मतलब संज्ञा जो है वो बदली हुई है, उसमें विकार आ गया है। मजदूरों थोड़ा होती है, रियल मूल रूप का होती है, मजदूर होता है। क्या होता है? मजदूर। तो यहाँ पर संज्ञा बदली हुई है, ठीक है, विकार आया। देखो यहाँ सहित है, सहित, ठीक है। तो सहित के पहले कोनो अव्यय आया, वो आया क्या? विभक्ति आई है क्या? नहीं। तो विभक्ति अगर ना आई हो, यहाँ पे ध्यान रखना क्या कि जो भी तुम्हारे संबद्ध बोधक अवयव हैं उनके पहले अगर विभक्ति आई है, इसे मोटा मोटा याद करो, विभक्ति अगर आई है तो वो कौन हो जाएगा? संबद्ध संबंध संबद्ध बोधक अव्यय। अब अगर विभक्ति नहीं आई है तो असंबद्ध संबद्ध बोधक अव्यय। या फिर ये याद कर लें, अगर ये भी ना याद रहे तो बस इतना याद रखेंगे कि अगर जो तुम्हारे संबद्ध बोधक हैं उसके पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आई है वो अगर बदलाव उसमें है तो वो असंबद्ध वाला हो जाएगा, और बदलाव अगर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? संबद्ध वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में खास अंतर है। तो प्रयोग के आधार पर हमने देख लिया कि जो अव्यय है कौन सा, संबद्ध बोधक अव्यय, वो 2 प्रकार का होता है, संबंध बोधक अव्यय और असंबद्ध संबंध बोधक अव्यय। मेरी बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक।
जैसे अगर हम ये कहते हैं ये नेताओं हैं, हम कहते हैं नेता को पुल के नीचे चले जाना चाहिए। तो इस पुल के नीचे शब्द आया, तो अब यहाँ पर कौन वाला हो जाएगा? संबद्ध। नेता आ गया, नेताओं थोड़ा बदला है, और उसके साथ ही विभक्ति भी तो आई है, ठीक है, को आई है, तो इसे आप पहचान लेंगे। अब आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर देखेंगे टोटल यहाँ पर 12 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 12। तो अर्थ के आधार पर जो तुम्हारे संबद्ध बोधक अव्यय कितने होते हैं? 12। तो ये लिखे हुए 12, आपको इनको रटना पड़ेगा, वैसे आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अभी मोटा मोटा इतना याद कर ले, अर्थ के आधार पर 12 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये आते नहीं हैं, फिर बड़े बड़े एग्जामों में जो है आरओ की या फिर पीसीएस लेवल के एग्जाम में भले ही पूछ ले, लेकिन इतना नहीं पूछेगा डीप जा करके, लेकिन अगर पूछ लेगा तो फिर क्या करेंगे? तो पहले आप बस एक नज़र इसमें आप देख लें, ठीक है। ऐसे देखेंगे, पहला अर्थ के आधार पर जो है ये कितने होते हैं? 12। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 12। पहला समतावाचक पढ़ लेते हैं, समतावाचक, फिर दूसरा पृथकतावाचक, तीसरा विनिमयवाचक, संग्रहवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, संघवाचक, तुलनावाचक, व्यतिरेकवाचक, कालवाचक, हेतुवाचक, ठीक है। तो कुल 12 प्रकार का हो गया अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 12 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 12 प्रकार। तो पहला जो अर्थ के आधार पर जो समतावाचक, उसमें समता मतलब समान, तो समानता प्रकट करने के लिए कौन कौन शब्द लाते हैं? हमने कह दिया एक सा, अनुसार, तरह, समान, ये शब्द लाते हैं। जैसे हमने कह दिया ये बिल्कुल लड़का तुम सा दिखता है, लड़का तुम्हारे अनुसार ही है, तुम्हारे अनुसार काम करता है, मतलब समान। लड़का तुम्हारी तरह दिखता है, तुम्हारा समान दिखता है। तो ये समता मतलब समानता प्रकट करने वाले शब्द आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, पृथकतावाचक मतलब अलग करने वाले, मतलब तुम रमेश और सुरेश दोनों अलग हो गए क्या? तुम दोनों अलग हो गए क्या? वो तुमसे परे रहता है क्या? तुमसे दूर रहता है क्या? हटकर रहता है? ऐसे अपना आ जाएंगे। तो पृथकतावाचक में पृथकता मतलब अलगाव दिखा रहा है। विनिमयवाचक, विनिमय मतलब होता है बदलना, एक्सचेंज करना। हमने कह दिया हमें गुड़ के बदले जो है तो हमें चीनी दे दो, ठीक है, इसकी एवज में हमें ये दे दो, कह देते हैं कि नहीं। स्थान नहीं कहते हैं कि मेरी किताब के स्थान पर तुम अपनी किताब दे दो, कह देते हैं कि नहीं। जगह, मेरी जगह तुम आ जाओ, कहते हैं। तो विनिमयवाचक शब्द हो गया, ठीक है। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक में इकट्ठा करने वाली चीज आती हो, ठीक है। तो मात्र, तक, पर्यंत, भर, ठीक, तो उसमें संग्रह, जैसे जीवन भर, जीवन पर्यंत, ठीक है, होते हैं शब्द कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर ये शब्द आ जाएंगे। स्थानवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, स्थानवाचक में आ जाएंगे यहाँ, नीचे, पीछे, वहाँ, दूर, पास, ऊपर, तो ये स्थानवाचक में आ जाएंगे। इनको आपको पढ़ना होगा, या तो बैठ के रटो, बैठ करके कौन कौन से हैं अभी, ठीक है। तो अभी तो आप इनको बस केवल देख लो, बाद में धीरे धीरे देखना। साधनवाचक में देख लो, साधनवाचक में माध्यम, द्वारा, मार्फत, सारे, जरिए, नहीं मेरे माध्यम से काम कर दो, है, मेरे द्वारा ये काम नहीं किया जाएगा, ऐसे बता सकते हो। उनके मार्फत जो है, राम के मार्फत जो है हम आए यहाँ पर तुमसे मिलने, कहते कि नहीं। तो सारे, जरिए, इसे बना सकते। विरोधावाचक में देख लो, विरुद्ध, ठीक है, तुम्हारे विरुद्ध जो है हम ये काम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ ये काम करेंगे, तुम्हारे विपरीत काम करेंगे, प्रतिकूल, उल्टे, ऐसे एक शब्द है विरुद्धवाचक। संघवाचक, साथ, जहाँ पे दिखा रहा हो, साथ, समेत, संग, सहित। तुलनावाचक में आगे, मुकाबले, ठीक है, और सामने, अपेक्षा, बनिस्बत, ठीक है, उर्दू का शब्द होगा वो। व्यतिरेकवाचक में देखेंगे, अतिरिक्त, रहित, अतिरिक्त, सिवा, बिना, अलावा, बगैर। कालवाचक में बाद, पूर्व, उपरांत, पहले, अनंतर, पश्चात, पीछे। हेतुवाचक में चलते, वास्ते, कारण, खातिर, लिए, हित, ठीक है। तो ये इतने सारे तुम्हारे अर्थ के आधार पर है, इनको अपना बैठ करके याद करना है, रटना है। नहीं रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस हो जाएंगे क्वेश्चन, इतने डिटेल में पूछता नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर 12 होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर 2 बताए थे, और उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 2। मूल संबंध बोधक, ठीक है, अव्यय, और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। मूल संबंध बोधक अव्यय, और ये भी ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन हमने लिख दिया है। मूल संबंध बोधक यानी जो कि मूल रूप से हिंदी, संस्कृत या उर्दू के अवयव हैं, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय हैं, वो मूल संबंध बोधक, वो बनाए नहीं गए हैं, ठीक है। तो वो मूल संबंध बोधक कहलाते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं से में जो शब्द मूल रूप से संबंध बोधक हैं, वो मूल संबंध बोधक अव्यय
कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बिना, पूर्व, पर्यंत, नाई, खातिर, मार्फत, सिवाय, तरफ आदि, ये सब मूल हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं यौगिक संबंधबोधक अवयव क्या होते हैं, जो कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण शब्दों से बनने वाले, इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इनसे बने हुए संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण शब्दों से बनने वाले संबंधबोधक यौगिक संबंधबोधक कहलाते हैं। तो संज्ञा से कौन कौन बने, देखो अब संज्ञा से जो बनाए गए हैं कौन, संज्ञा से जो प्रीपोजिशन बनाई गई हैं, जैसे जगह, द्वारा, कारण, संग, अपेक्षा, ये संज्ञा से बनी है। विशेषण से ऐसा, जैसा, विरुद्ध, समान, तुल्य, योग। क्रिया से जोड़कर, लेकर, चलते, मारे, जाने, लिए। क्रिया विशेषण से कौन बने, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, इधर, उधर। ठीक है, ऊपर, नीचे, ये आदि शब्द जो है बने हुए हैं। क्लियर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारे जो हमने टाइप पढ़ा दिए किसके, संबंध बोधक अवयव के, जिसको अंग्रेजी में आप प्रीपोजिशन कहते हैं। इनको आप याद रखेंगे, प्रयोग के आधार पर 2, ठीक है, अर्थ के आधार पर 12 और उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है। उसके प्रकार भी हमने आपको दिखा दिए, आप इनको नोट कर लेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे तभी याद होंगे, इसे याद नहीं होंगे ये। ठीक है, आपको देख के तो जाना ही है। अब इसके बाद फिर जो बचा हमारा, कौन सा बचा हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 2 टॉपिक और हम आपको एक वीडियो में पढ़ा देंगे, दोनों एक ही साथ एक वीडियो में पढ़ा देंगे, तो तुम्हारा पूरा जो अव्यय का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अन्य चीज़ें जो बची हुई हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, फिर वो चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर लगभग ग्रामर हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।